$6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। साइबर क्राइम किसी के साथ क्यों होता है? कि डर है, लालच है, अज्ञानता है और तकनीक। घिबली ट्रेंड आ गया कि आप अपने फ़ोटो को दीजिए, लेकिन जब हम फ़ोटो देते हैं अपना यूज़ करने के लिए, गूगल से कोई भी उसकी फ़ोटो को हैक करके कुछ भी तरीके से यूज़ हो सकता है। टर्म्स कंडीशन कोई पढ़ता ही नहीं। फोटो या जो टेक्स्ट या जो मैसेज आप दे रहे हैं, हम किसी को सेल भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ये कोई पढ़ता ही नहीं। गांव की जो लोग हैं वो कैसे समझे कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो इसलिए पहले से सतर्क हो जाए। बड़े स्तर पे जागरूकता फैलाने का काम जो है सरकार को करना पड़ेगा, जो सरकार आज की डेट में उस तरह से नहीं कर रही जितनी ज़रूरत है। फिलहाल में ही मैंने देखा मेजर जनरल रैंक के अधिकारी, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, हाई कोर्ट के जजेस, मिनिस्टर्स जो इसके शिकार हुए। साइबर अपराधी कौन सा तरीका अपना के अपराध कर रहा है उसके बारे में वो पढ़ना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते। पूरे गाँव की बस्ती, शहर बसा हुआ है साइबर अपराधियों का। साइबर स्लेवरी कैंप चल रहा है वहाँ पे। पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती कभी रही ही नहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में। जितने लोगों के पैसे जा रहे हैं, आप एक सर्वे करवा लीजिए, 1% लोगों के भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, 99%। ट्रू। खबर आती है 80 लाख रुपए चोरी हो गए किसी के अकाउंट से, अब वृद्धावस्था में वो क्या करे। कि जो सोशल मीडिया पे सलाह आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सलाह दे रहे हैं, आप कतई यकीन नहीं करें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर कभी टिकटॉक पहले था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स है, उससे फेमस हो जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में ऐड करना शुरू करते हैं। क्या इन गेम्स को भी सहारा बना करके साइबर अपराधी आपसे पैसा लूट सकता है या नहीं? मेरा मानना है कि 80% गेमिंग इंडस्ट्री इनकम टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग पे आधारित। हजारों ऐसे केसेज हुए हैं कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, आपके वॉलेट में पैसा आया और आपका वॉलेट ही गायब हो गया। अगर आप फ्री में कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो ये तय जानिए कि आपकी कुछ चीज़ें वो बेचेगा और पैसा कमाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी ही इन्फॉर्मेशन, आपके ही फोटो और आपके ही वार्तालाप और चैट। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में। अनफिल्टर्ड मतलब कोई भी फिल्टरेशन के साथ बातें नहीं, अनस्क्रिप्टेड बात यहाँ होगी। और आज मेरे सामने जो बैठे हैं, इनके जैसा काम करने के लिए सबसे पहले तो आप में जुनून होना चाहिए और जुनून के साथ जिगरा होना चाहिए, तभी आप त्रिवेणी सिंह बन सकते हैं, जो कि प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह है। ये आईपीएस रह चुके हैं, बहुत से जिलों में इन्होंने काम किया है। आईपीएस की नौकरी को रिज़ाइन करके उन्होंने साइबर क्राइम के लिए किस तरीके से शुरुआत किया है काम करना, और क्या क्या इन्हें संघर्ष हुआ है और किस तरीके से साइबर क्राइम को इन्होंने कम किया है पूरे भारत से, इसके लिए मुहिम छेड़ी है। इन सब पे आज बात होगा और विदाउट फिल्टरेशन। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज मेरे पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद एकता। आईपीएस की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है, पावरफुल नौकरी जिसे इंडिया में कहा जाता है, सब कुछ आपको दिया जाता है। आपने उसे ठुकरा दिया, रिज़ाइन कर दिया और आप अपने कुछ करना चाहें जो कि आप साइबर क्राइम के लिए काम कर रहे हो। ऐसा क्यों, क्या सोच कर आपने किया? देखिए, करीब 10-15 साल पहले साइबर क्राइम इंडस्ट्री बहुत छोटी हुआ करती थी। बहुत कम साइबर क्रिमिनल्स इसमें काम करते थे, छोटे पैमाने पे काम करते थे। लेकिन जब लगातार ये बढ़ते गए और आज की डेट में करीब 10,000 से 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है केवल इंडिया की। अगर पूरी दुनिया में आप देखें तो $6 ट्रिलियन की ये कंपनी है। 6 ट्रिलियन। हाँ, जो साइबर क्रिमिनल्स जो है कारपोरेट से, गवर्नमेंट से, पब्लिक इनोसेंट जो लोग हैं उनसे धोखाधड़ी करके, या ढेर सारे लिटिगेशन की कास्ट है, फॉरेंसिक की कास्ट है, अगर ये सब मिला दीजिए तो $6 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। चूँकि मैं पुलिस अफसर था, इन सब चीज़ों को मैं देखता था, तो हमें कुछ इस तरह की फील होता था कि ढेर सारे लिमिटेशन है गवर्नमेंट में, हम किसी चीज़ के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर हम कोई चीज़ इनिशिएट करना चाहते हैं तो ढेर सारे अप्रूवल ऊपर से चाहिए, या कोई ना कोई डिपार्टमेंट के अपने लिमिटेशंस हैं जो लग जाते थे, तो मैं खुल के काम नहीं कर पाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पुलिस की नौकरी रिजाइन करें, और उसके बाद से हम सिर्फ साइबर क्राइम इंडस्ट्री को ही तोड़ने में और कारपोरेट की मदद करने में, पब्लिक की मदद करने में, इवन बाहर से रह करके पुलिस की मदद करने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही थी। तो मैंने रिजाइन किया
कि मैं न केवल पुलिस, न केवल पब्लिक, बल्कि बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पूरे कॉरपोरेट सेक्टर की मैं बाहर से रह करके उनके 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 कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दें, उनको फॉरेंसिक सर्विसेज दें, उनको ट्रेन करें, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनको मैं उनको बताऊं कि क्या है और इसके क्या थ्रेट्स हैं। इस मिशन के साथ के तहत मैंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद जो है आज उसी इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ। और जैसे मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में एज ए पुलिस अफसर काम करता था, वैसे ही अब पुलिस से बाहर रह के भी एक तरह का पुलिसिंग ही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप जिस तरीके की साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, फ़ोन करने पे किसी को साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन की एक आवाज़ आती है कि आप बचिए, फ़ोन कॉल है, फ्रॉड कॉल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इतना आप रिसर्च कर रहे हो, टीम के साथ आप काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से सर काम कर रहे हैं। बट सबसे पहले जो एक बेसिक चीज़ है, साइबर क्राइम किसी के साथ क्यों होता है? इसके पीछे क्या हम एक इम्पेशेंट लोग होते हैं जिस वजह से फंस जाते हैं, या हमें ज़्यादा पैसे प्राप्त करने की लालच होती है? तो साइबर क्राइम एक आम आदमी के साथ क्यों होता है? देखिए, अगर मोटे तौर पे आप देखें तो जो मैंने अब पुलिस के करियर में देखा है, 4 तरह के लोग हैं जो साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। एक तो वो जिनको लालच है, बहुत ज़्यादा लालच के, किसी ने उनको ये प्रलोभन दिया कि आपको 50% इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, या और अभी आपको बोनस हम डिक्लेयर कर देंगे, आप OTP दे दीजिए। तो एक वो लोग हैं जो लालच में फंस जाते हैं। दूसरा वो लोग हैं जिनको जो फियर, डर है। जैसे मान लीजिए किसी को हमने फ़ोन किया, कोई भ्रष्ट आदमी है, उसकी सोशल मीडिया पे साइबर क्रिमिनल्स मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उसके अनुसार उनको फ़ोन करते हैं, तो वो डर जाते हैं कि हाँ मैंने कभी पैसा लिया था और ये तो ED की तरफ से फ़ोन है और CBI की तरफ से फ़ोन है। तो ये जो फियर फैक्टर है, या मैं गुनाह कर चुका हूँ किसी लड़की के साथ, या होटल में गया हूँ, उसके इनके पास फुटेज है, तो ये जो फियर फैक्टर है उसको भी बदमाश जो है एक्सप्लॉइट करके आपको शिकार बना लेते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा आज की डेट में इंडिया में है, वो इग्नोरेंस। अगर आप अगर आप इग्नोरेंट हैं कि इस तरह का क्राइम होता भी है, अगर आपको इस बात का आभास नहीं है कि कोई बदमाश कहेगा कि हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं और आप OTP बताइए वरना आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, अगर आपने इस लिंक पे पैसा नहीं जमा किया तो अभी 9:30 बजे रात में आपकी बिजली कट जाएगी, तो आप घबरा के, चूँकि आप इग्नोरेंट हैं, चूँकि आप जानते ही नहीं हैं कि इस तरह के भी अपराध हो रहे हैं, तो आप विश्वास कर लेते हैं कि ये कॉल बिजली विभाग की है या हमारे बैंक मैनेजर की कॉल है, और आप उसके शिकार बन जाते हैं। जो चौथा फैक्टर है जो मैंने देखा है, आज के ज़माने में जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, पूरी लाइफ ही डिजिटल हो गई है, चाहे हम सामान खरीदना हो वो भी डिजिटल कर रहा है, इंटरटेनमेंट तो है ही, कम्युनिकेशन तो है ही, चैट है, पढ़ाई तक डिजिटल, मतलब दुनिया का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो ऑनलाइन ना हुआ हो। तो ऐसे में आपको ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा टूल, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके बदमाश जो है हमको धोखाधड़ी का शिकार बना सकते हैं। अगर आप उन टूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, या वो तकनीक जिसके वजह से आप धोखाधड़ी के शिकार बन रहे हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तो आप बच जाएंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो मोटे तौर पे काम जो इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे मोटे तौर पे मैंने पाया है, वो यही है कि डर है, लालच है, अज्ञानता है, और तकनीक जो टूल्स है उसकी जानकारी नहीं है। ये 4 अगर फैक्टर पे लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वो साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। इन चारों में से जो आपने लास्ट बोला, टेक्नोलॉजी, तकनीक, आजकल काफ़ी ट्रेंड्स आ जाते हैं। जैसे रिसेंट अभी घिबली ट्रेंड आ गया कि आप अपने फ़ोटो को दीजिए, लेकिन जब हम फ़ोटो देते हैं अपना यूज़ करने के लिए, तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी आती है जो हम नहीं पढ़ते हैं, बिना पढ़े कोई भी यूज़र टिक कर देता है। फिर क्या ऐसे में खतरा होता है कि उसकी फ़ोटो का गलत यूज़ कर सकता है गूगल, या गूगल से कोई भी उसकी फ़ोटो को हैक करके कुछ भी तरीके से यूज़ हो सकता है, या अगर हम नहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है? देखिए, बड़े लंबे अंतराल तक मैंने SP साइबर, एडिशनल SP साइबर क्राइम, DSP साइबर क्राइम के पद पे रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें लड़कियां रोते हुए आईं और लड़कियों ने कहा सर देखिए हमारे ये फ़ोटो है और मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, उसको मार्फ करके कोई आदमी हमको थ्रेट कर रहा।
कि पता चला कि और धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम ब्लैकमेल कर रहा है तरह तरीके से। कई लड़कियां फिजिकली एक्सप्लॉइट भी हुई, इमोशनली एक्सप्लॉइट हुई, वो डर के मारे कि कहीं ऐसा नहीं कि ये माफ पिक्चर हमारे फैमिली के साथ शेयर कर दिया जाए, हमारे ऑफिस में शेयर कर दिया जाए, हमारे स्कूल कॉलेज में शेयर कर दिया जाए। ये मैंने देखा है इस चीज़ में। तो मैं और ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम सोशल मीडिया पे अपने कोई फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं या अपना अकाउंट खोलते हैं, तो एक बहुत लंबा चौड़ा उनका टर्म्स कंडीशन होता है जिसको कोई नहीं पढ़ता। 99.999% लोग पढ़ते ही नहीं हैं कि वो टर्म्स कंडीशन कोई पढ़ता ही नहीं है। उस टर्म्स कंडीशन में वो सारी चीज़ें लिखे रहते हैं कि हम आपका ये फ़ोटो, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे भी यूज कर सकते हैं। हम ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो या जो टेक्स्ट या जो मैसेज आप दे रहे हैं, हम किसी को सेल भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये कोई पढ़ता ही नहीं। तो जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, अपना खाता खोलते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑनलाइन हो जाता है, और उसी का मिसयूज़ करके जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो तरह तरह से वो डेटा दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, और दूसरे लोग मिसयूज करके क्राइम करना शुरू कर देते हैं, और आपको धमकी देना शुरू कर देते हैं, और डरा धमका के पैसा लेना शुरू कर देते हैं, या आपके जो पर्सनल मैसेज है उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो DPDP एक्ट, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में कानून बना है, और जो उसके रूल्स आने वाले हैं, ये रूल्स जाने के बाद जितने भी इस तरह के सोशल इंटरमीडियरीज हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, इसको हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ ये शेयर कर रहे हैं, कौन आदमी इसको प्रोसेस कर रहा है, और इसका कैसे यूज हो रहा है बताना पड़ेगा। और अगर हमको लगता है कि नहीं कहीं गलत है, तो हमको ये अधिकार है कि मैं कहूँ कि नहीं, मैं अपना कंसेंट वापस लेता हूँ, आप मेरा डेटा कहीं शेयर नहीं करेंगे। या आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको डेटा लेने से पहले, फेसबुक को आपका डेटा लेने से पहले ये भी बताना पड़ेगा कि ये डेटा क्यों ज़रूरी है लेना। जैसे मेरा अगर मेल आईडी ले रहा है तो क्यों ज़रूरी है मेल आईडी, अगर मेरा नंबर ले रहा है तो क्यों मेल आईडी, अगर वो कहता है कि नहीं हम माइक्रोफोन का भी एक्सेस लेंगे, तो ये उसको बताना पड़ेगा कि माइक्रोफोन का, मेरी आवाज़ को लेने का क्या तुमको राइट है। या वो कहता है कि वेब कैमरा का भी एक्सेस लेंगे, तो ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप कहिए नहीं, वेब कैमरा का एक्सेस नहीं देंगे, नहीं तो तुम मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दोगे। मैं माइक्रोफोन का एक्सेस तुमको नहीं दूंगा फेसबुक, नहीं तो तुम मेरी आवाज़ टेप करना। हाँ, मैं आपको मेल आईडी दे रहा हूँ और आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, लेकिन ये मेल आईडी और फ़ोन नंबर सिर्फ आप अपने तक प्रोसेस करेंगे, किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे। ऐसा कानून आ गया है, और अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर गवर्नमेंट 250 करोड़ रुपये तक फाइन का प्रावधान रखा। तो निश्चित रूप से ये कानून बहुत ही अच्छा है, और इसके आ जाने के बाद मेरा मानना है कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है जो आपके डेटा के, आपके फ़ोटो को, आपके इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करके क्राइम करते हैं, उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी आएगी। भारत की आधी आबादी लगभग गांव में रहती है। आप जब अपने पोस्ट पे थे तो आपने बहुत सारे गाँव को भी कवर किया, आप रहे वहाँ पे। जो गांव की जनता होती है ना सर, बहुत भोली होती है, और उसको जब कुछ नया दिखता है ना तो बिना सोचे समझे टिक कर देती है। प्रॉब्लम क्या आती है? लैंग्वेज की, भाषा की। पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है ना किसी भी चीज़ों में, चाहे म्यूचुअल फंड हो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इंग्लिश में होता है। तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको भी समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर गांव की जो लोग हैं वो कैसे समझे कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो इसलिए पहले से सतर्क हो जाए? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया। जो ये नया कानून आया है उसमें यह है कि आपको उसकी सहमति लेनी है, और सहमत के लिए सरकार ने कहा कि 22 भाषा में, वो जिस भाषा में चाहेगा उसमें सहमति आपको लेनी पड़ेगी। वो कहेगा मैं हिंदी में तो हिंदी में, वो कहेगा उड़िया में तो उड़िया में आपको लेना पड़ेगा, कहेगा कन्नड़ में, तेलुगु में तो तेलुगु में लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने इंग्लिश की टर्म्स कंडीशन उसको दे दिया, इंग्लिश में उसको कंसेंट दे दी, वो जानता ही नहीं है। नहीं, ये कानून नया आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, गांव के लोग सीधे होते हैं, वो मैंने बताया ना कि वो जागरूक नहीं होते, तो इसीलिए गवर्नमेंट की भी एक पहल है। गवर्नमेंट भी बड़े ज़ोर शोर से साइबर जागरूकता अभियान शुरू की है। स्कूल में भी गवर्नमेंट जा करके, पुलिस के लोग जा करके साइबर क्लब बना रहे हैं, और साइबर जागरूकता दिवस हर महीने के दूसरे मंगलवार को ये होता है। तो इस तरह गवर्नमेंट के ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट चाह रही है कि बहुत ही उस इंटीरियर में जा कर के लोगों को जागरूक करें, ताकि वो साइबर अपराध से बचें।
तो मेरा ये मानना है कि जो जागरूकता हम शहर के लिए फैला रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों में हम बात कर रहे हैं, ये गांव के लेवल पे जा कर के जो चट्टी चौराहे पे है, नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक करके या कहानी के माध्यम से उनको हम बताएं, या जा कर के छोटे छोटे स्कूल में जा कर के उनको बताएं कि देखिए साइबर अपराधी इस तरह से अपराध कर रहे हैं, आपसे OTP मांग लेंगे, आपका अकाउंट खाली कर देंगे, आपसे अंगूठा का फिंगरप्रिंट ले लेंगे, वो खाली कर देंगे, आप अपना OTP किसी को ना बताइए, डेबिट कार्ड का नंबर किसी को ना बताइए, अकाउंट किसी को मत बताइए, आप किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड मत कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पे, किसी के कहने भुलावे मत आइए कि इस पर लाइक करिए तो आपको पैसा मिलेगा, किसी के कहने पे मत आइए कि आप इतना पैसा लगा दीजिए तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। ये बड़े स्तर पे जागरूकता फैलाने का काम जो है सरकार को करना पड़ेगा, जो सरकार आज की डेट में उस तरह से नहीं कर रही जितनी ज़रूरत है। और इसलिए ढेर सारे प्राइवेट एजेंसी, जैसे हम लोगों का फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन है, वो बड़े लेवल पे इस तरह का साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम जो है स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस ग्रुप्स में और कारपोरेट में जा के हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो गवर्नमेंट है या पुलिस के बड़े संस्थान हैं, उनको हर लेवल पे जा कर के इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चालू करना पड़ेगा, और तभी आप पूरे इंडिया को साइबर अपराध से बचा पाएंगे। ये तो गांव की बात हो गई जहाँ की जनता भोली होती है। आप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के चीफ मेंटोर हैं, तो इस कारण आपको पूरे देशों में, विदेशों में भी आपको जाना पड़ता है साइबर क्राइम को लेके। जब आप साउथ में जाते हैं सर, तो साउथ में तो अधिकतर जो लिटरेसी रेट है काफ़ी हाई है, वहाँ की जनता काफ़ी पढ़ी लिखी है। वहाँ पे इंग्लिश तो मेनली वो जानते ही जानते हैं अपनी भाषा के अलावा, लेकिन वहाँ के भी जो IAS PCS या बड़े रैंक के अधिकारी हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े भी लोग हैं, वो भी साइबर क्राइम जैसे सेक्सटॉर्शन हुआ या अलग अलग चीज़ें हुई उसमें वो फंस जाते हैं। तो ये क्यों फंसते हैं सर? इनके पास तो सारी जानकारी रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात। मैं यही नोएडा में ही पोस्ट था। हाँ। और DSP था मैं उस समय। 2004 की बात बता रहा हूँ, 2004-05 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय नाइजीरियन स्कैम बोलते हैं उसको, 419 नाइजीरियन स्कैम बोला जाता है, इसलिए कि नाइजीरियंस क्या काम करते थे, वो बल्क में मेल करते थे सबको, बल्क में हज़ारों लाखों लोगों को मेल करते थे। उस मेल में ये रहता था कि एक राजा है जो मर चुका है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी है, हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को इंडिया में इन्वेस्ट करना, ये लावारिस प्रॉपर्टी है, और अगर आप चाहते हैं तो आपको 15% इसका कमीशन दे दिया जाएगा और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी आपको। या कोई रानी है जो मर चुकी है, या ये एक राजा है, या ये कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अफसर है या मिनिस्टर्स है, उसके पास इतना पैसा हुआ है चूँकि ब्लैक मनी का पैसा है, और वो चाहता है कि आपके थ्रू रूट हो और आप इंडिया में इन्वेस्ट कराए देंगे, आप 20% मिल जाएंगे। इस तरह के मेल जाते रहते थे। तो पता है मैंने क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखा, उसमें देखा कि आर्मी के ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो शिकार होते थे। वो ये सोचते थे कि चूँकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं आर्मी में इतनी सीनियर लेवल पे हूँ, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ, तो इसलिए हमको सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह प्रोफेसर वगैरह जो कारपोरेट में बड़े एग्जीक्यूटिव, उनको ये लगता था कि मैं स्मार्ट हूँ इसलिए हमको सेलेक्ट किया है, अदरवाइज़ किसी को नहीं। और वो नाइजीरियन बैठ के करते थे। जब हम लोग उनको गिरफ्तार करते थे तो पता चला वो जो नाइजीरियन यहाँ आए हुए हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे रहते थे, वो बल्क मेल भेज करके ऐसा करते थे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ा लिखा होना अलग बात है, और इस बात के लिए जागरूक होना अलग बात है कि साइबर अपराधी किस तरह से अपराध कर रहे हैं, ये कोई जानते नहीं है। फिलहाल में ही मैंने देखा मेजर जनरल रैंक के अधिकारी, IAS अफसर, IPS अफसर, हाई कोर्ट के जजेस, मिनिस्टर्स, कितने केसेस मैंने किए इन लोगों के जो इसके शिकार हुए। क्यों शिकार? इसलिए हुए कि उनको एक तो मॉडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं कि साइबर अपराधी कौन सा तरीका अपना के अपराध कर रहा है, उसके बारे में वो पढ़ना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो सोचते हैं कि हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे तो 200% इंक्रीमेंट हो जाएगा, 100% या 20% इंटरेस्ट मिलने लगेगा। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम पे बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं, आप ढेर सारे स्कैम चल रहे हैं। आदमी ये नहीं सोचता कि बैकएंड पे कोई बदमाश भी होगा, ये सोचता है कि हाँ एक ग्रुप है जो हमको इतना रिटर्न दे सकता है। तो वो इस झांसी में आकर के पढ़े लिखे लोग और सारे लोग, अगर सिर्फ इतनी बात की जानकारी हो कि नहीं इस तरह के बड़े बड़े गैंग काम कर रहे हैं, और वो गैंग एक दो गैंग नहीं है,
हजारों की संख्या में साइबर अपराधी हैं जो दिन भर यही काम करते हैं, बड़ा बड़ा कॉल सेंटर बनाए हुए हैं। आप जामतारा साइट में जाओ तो वहाँ पे करीब 50-60 गांव के सारे बच्चे इसी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद साइबर अपराध में। अभी आपने देखा कि लाओस, थाईलैंड और ये बर्मा के बॉर्डर पे पूरे पूरे गांव की बस्ती, शहर बसा हुआ है साइबर अपराधियों का। साइबर स्लेवरी कैंप चल रहे हैं वहाँ पे। यहाँ से आईटी वर्कर के नाम पे उनको रिक्रूट किया जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको बीपीओ इंडस्ट्री में नौकरी मिलेगी, आपको कोडिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और लोग जाते हैं वहाँ पे और उनको जो कैंप है, जो इस तरह के कॉल सेंटर उसमें ढकेल दिया जाता है और उनसे साइबर अपराधी कराए जाते हैं। तो अभी आपने देखा हाल के दिनों में सेक्सटॉर्शन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से सेक्सटॉर्शन हो रहा है। आपसे फेसबुक पे दोस्ती की जा रही है, दोस्ती करने के बाद अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं और एक दिन आपको वीडियो कॉल आएगा और वो भी आपको कंप्रोमाइज़ कर लिया जाएगा उस गंदे वीडियो में और उस आपको धमकी दे। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। आपको डिजिटल अरेस्ट के, ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से बाकायदे एक पूरी टीम है जो एक उसी में सीबीआई का अफसर बन जाएगा, जो ईडी का अफसर बन जाएगा, एक पुलिस अफसर बन जाएगा। बाकायदे पुलिस स्टेशन उसमें दिखाया जाता है, ईडी का दफ्तर, बाकायदे उनके ईडी के अपने मोनोग्राम लगे होंगे, सीबीआई के दफ्तर बने हुए हैं, पूरी टीम काम कर रही है। तो अगर आप हैं और आपको हमको शिकार बनाना है तो सबसे पहले लीजिए सीबीआई के अफसर से बात कर लीजिए। तो सीबीआई के सेटअप में आप बात कर रहे हैं और वीडियो पे चल रहा, लीजिए ईडी से आपसे कोई बात करेगा, पूरा ईडीओ का सेटअप बनाया हुआ है। तो इतना ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर अपराधी आज की डेट में काम कर रहे हैं और तभी तो ये इंडस्ट्री आज से 10,000-15,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी हुई है। तो जब तक साइबर अपराधी अकेले काम करते थे या 2-3 लड़के मिलकर के काम करते थे तब तक तो गनीमत थी, लेकिन आज की डेट में तो एक इंडस्ट्री की तरह, एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं वैसे साइबर अपराधी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल रैकेट बना हुआ है। ठग जो शिकार हो रहा है वो इंडिया में है, पैसा विड्रॉल हो रहा है विदेशों में। जो कंपनी कॉल कर रही हो किसी और कंट्री से कॉल कर रही है, जो आपका आईपी एड्रेस या जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो किसी और कंट्री के हैं। पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती कभी रही ही नहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कर ही नहीं पाएगी। नंबर क्यों नहीं कर पाएगी? पुलिस के पास उस तरह के टूल्स नहीं हैं, पुलिस को तकनीकी चीज़ों की जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस का जो भर्ती होता है वो भर्ती प्रक्रिया में कहीं लिखा ही नहीं है टेक्नोलॉजी या टूल्स। कोई संस्कृत, फिलासफी, उर्दू, हिंदी का लड़का भी कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, डीएसपी बन सकता है, दरोगा बन सकता है, वो बन सकता है। दिक्कत क्या है कि ये जो साइबर क्राइम है ये बहुत ही टेक्निकल है और इसमें 2 महीने या 3 महीने की पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है। इसमें तो लगातार 2-3 साल का आपको कोर्स पूरा कराया जाए, पूरी टेक्नोलॉजी टूल्स शुरू से बताया जाए, फॉरेंसिक बताया जाए, जो नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया जाए, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप देखिए, आप जितने भी साइबर क्राइम के केसेस हैं हार्डली 1% भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जितने लोगों के पैसे जा रहे हैं आप एक सर्वे करवा लीजिए, 1% लोगों के भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, 99%। ट्रू। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पुलिस के पास वो संसाधन नहीं है, नंबर 1, वो प्रशिक्षण नहीं है, जो स्किल सेट चाहिए वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और इसी का फ़ायदा उठा करके साइबर अपराधी काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि, और दूसरा कानूनी अड़चन है, एक देश से दूसरे के प्रति दूसरे देश के प्रति के बीच में, ज़्यादातर देशों के बीच में संधि नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप डेटा मांग रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से आप डेटा मांगेंगे नहीं मिलेगा, चाइना से आप डेटा मांगेंगे नहीं मिलेगा। तो बदमाश यहीं बैठ करके चाइना की आईपी यूज़ करेगा, यहीं बैठ करके पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की आईपी यूज़ करेगा। आप जाइए, पहले अफगानिस्तान जाइए, फिर वहाँ से आप इन्वेस्टिगेट, आप बैठा यहीं रहेगा बदमाश। तो ये पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और पुलिस क्या, ये पूरे गवर्नमेंट के सामने ये चुनौती है। जब सारे लोग मिल करके इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे तो ये लगातार बढ़ता रहेगा और पुलिस ऐसे ही असहाय स्थिति में अपने को पाएगी, ये मेरा मानना है। एक तो सबसे पहले आप क्लियर कर दीजिए सर, क्या जब आपके ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई होगी, चाहे आपको अरेस्ट करने की प्रक्रिया हो, ईडी की प्रक्रिया हो, तो क्या आपसे पुलिस वीडियो कॉल पे बात करेगी या घर पे आपके सीधे आएगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्राविधान नहीं है। वीडियो पे आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, दुनिया के किसी कानून में नहीं है, इंडिया में तो है ही नहीं। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कहता है कि आप मोबाइल फ़ोन पे स्काइप डाउनलोड कर लिए, आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आप फी लेंगे नहीं, आप अपना पूरा डेटा बताइए,
100% जानिए, 99%, 98% भी नहीं है। आप 100% जानिए कि ये बदमाश हैं, जो साइबर अपराधी हैं वो ऐसा कर रहे हैं, और उनकी बातों में कतई ना आए। तुरंत आप 1930 पे या 112 पे कॉल करें, 1930 पे इसको नोट कराएं, या cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कराएं, और आप निश्चिंत हो जाइए। 100% ये साइबर अपराधियों का गैंग है जो इस तरह की कॉल करता है। डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉल पे अरेस्ट जैसा कोई प्राविधान नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड आज के डेट में सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। जब ऐड भी आता है ना म्यूचुअल फंड का, तब सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े स्टार्स को तो यूज़ किया जाता है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड की टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाते हैं ना, तो इतना स्पीड में बता दिया जाता है कि मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर जब उनके सामने ऑन पेपर आता है तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि मेरी पैसा यहाँ पे सेव रहेगा। खबर आती है 80 लाख रुपए चोरी हो गए किसी के अकाउंट से, सालों की जमा पूंजी उनकी ख़त्म हो गई। अब वृद्धावस्था में वो क्या करे? इससे कैसे बचा जाए सर? देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो काफ़ी रेगुलेटेड है, और उससे बहुत डरने की ज़रूरत है। उसमें एक ही खतरा है कि जो वो प्रॉमिस करते हैं, जो आपको ऊपर दिखता है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 20% इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे यकीन ना करें, क्योंकि सेंसेक्स है वो डाउन भी हो सकता है। जैसे कल ही 700-800 सेंसेक्स डाउन हुआ, उस दिन आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के प्राइस कम हो जाएंगे। लेकिन है बिजनेस सही, वो लीगल तरीके से हो रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड के नाम पे जो पॉन्ची स्कीम चलता है, जो तरह तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाए जा रहे हैं, वो गलत है। वो आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड है, लेकिन वो एक पॉन्जी स्कीम होता है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है, जो आपको गलत तरीके से प्रॉमिस कर देते हैं, और प्रॉमिस करने के बाद आपको ठग लेते हैं। वैसे उससे सलाह से बचना चाहिए। और ख़ासकर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे सलाह आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सलाह दे रहे हैं, आप कतई यकीन नहीं करें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर कभी फिनांस का एक्सपर्ट नहीं होता है। और फाइनेंस का एक्सपर्ट भी होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस तरह के फ्रॉड कंपनियां हैं, वो उनको पैसा दे करके उनसे बुलवाती है सोशल मीडिया पे, और वो बोलते हैं और उनके कहने पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा ये मानना, सेबी काफ़ी कंट्रोल कर रही है। सेबी जो संस्था बनी है, जो नियामक संस्था है, वो इस पे कंट्रोल कर रही है। मैं ज़रूर सबको सलाह दूंगा कि सोशल मीडिया पे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी बात करते हैं, आप कतई यकीन ना करें। आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे जाएं, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही आप इन्वेस्ट करें। किसी के कहने पे, चाहे जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, किसी के कहने पे कहीं इन्वेस्ट ना करें। सेलिब्रिटी का आपने नाम लिया, जो आजकल टिकटॉक पहले था, अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स है, उससे फेमस हो जा रहे हैं। जो जनता है हमारी भोली भाली, उनको व्यूज़ दे देती है। अब वो क्या करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के बारे में ऐड करना शुरू करते हैं। पैसा लेते हैं वो, तो स्टोरी में डालते हैं कि आप इसमें आइए, खेलिए। बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं। क्या इन गेम्स को भी सहारा बना करके साइबर अपराधी आपसे पैसा लूट सकता है या नहीं? देखिए, जो मैं पुलिस में रहा हूँ और जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, उसमें मैं सारी गेमिंग इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करता, लेकिन 70% गेमिंग इंडस्ट्री बेटिंग में है, गैर कानूनी चीज़ों में है। और जो उसमें पैसा जा रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जा रहा है, या जो पैसा जा रहा है उनको, वो बच्चे भी अपने मम्मी पापा के क्रेडिट कार्ड यूज करके गेम के पॉइंट्स और रिवार्ड पॉइंट्स और वेपन्स और क्लॉथ्स वगैरह खरीदते हैं। हजारों फैमिली इस तरह से बर्बाद हो चुकी है। और ये बहुत ही बड़ा टैक्स इवेजन और का ये माध्यम बना हुआ है। इसलिए आप देखा कि इंडिया से हजारों करोड़ रुपया जा रहा है गेमिंग इंडस्ट्री को। गेमिंग इंडस्ट्री कहती है कि हम स्किल बेस्ड है, मतलब आपका स्किल है तो, लेकिन हकीकत यह है कि वो पूरा का पूरा एक तरह का बेटिंग है, एक तरह का जुआ है वो गेम में, और पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वो जो सेलिब्रिटी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब भी ये महादेव, आपने ये देखा महादेव ऐप पे, और महादेव हजारों करोड़ों का ऐप था। इसी तरह ढेर सारे ऐप्स आज की डेट में आपने देखा होगा गेम के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा मानना है कि 80% गेमिंग इंडस्ट्री फ्रॉड है, जो टैक्स इवेजन में, मनी लॉन्ड्रिंग में, या दूसरे के क्रेडिट कार्ड यूज करके और गेम क्रेडिट। मैं आपको ये भी बता दूं कि गेमिंग इंडस्ट्री में दूसरे कंट्री के लोगों के क्रेडिट कार्ड यूज करके गेम के पॉइंट्स खरीदे जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स खरीदे जा रहे हैं, वेपन्स और क्लॉथ्स खरीदे जा रहे हैं दूसरी कंट्री के, और ये पैसा सीधे वहाँ रूट हो रहा। तो इस तरह से, और ये क्रेडिट कार्ड का डेटा डार्क वेब पे मिल रहा है, ओपन सोर्स पे मिल रहा है। आप किसी के क्रेडिट कार्ड का डेटा
क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी और उसके CVV आपको डार्क वेब पे मिल रहा है। किसी का भी यूज़ करिए, पॉइंट्स खरीदिए, वेपन्स खरीदिए, क्लॉथ्स खरीदिए, पैसा गया गेमिंग इंडस्ट्री को। गेमिंग इंडस्ट्री का जो पैसा जा रहा है ऐसी कंट्री में जहाँ से आप ले ही नहीं सकते। विक्टिम इंडिया का है। गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा सर्वर किसी ऐसे देश में है जहाँ से कोई डेटा शेयर नहीं हो सकता, उसके अकाउंट किसी और देश में है। ऐसे चल रहा है ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया गया है, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है। 100% गेमिंग इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें 20% निश्चित रूप से सही लोग ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन 80% गेमिंग इंडस्ट्री फ्रॉड, इनकम टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग पे आधारित है। क्रिप्टो करेंसी सर, क्रिप्टो करेंसी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है इसमें, कैसे इसको रोका जाए, क्या है जिससे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए इसमें? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जैसा कोई वर्ड नहीं है इंडिया में। ये कानूनी नहीं है ये करेंसी, और पूरी दुनिया में इसको करेंसी के रूप में नहीं माना गया कि लीगल टेंडर है, ऐसा नहीं माना गया। अब रही बात क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। इंडिया गवर्नमेंट भी क्या काम करती है, आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर वो अपना टैक्स ले लेती है। पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि टैक्स ले लिया जाएगा, आप यूज़ करिए। आप उसको करेंसी कहिए या उसको एप्लीकेशन कहिए या कोई उसको प्रोग्राम कहिए, वो आपकी मर्जी, आप उसको क्या कर रहे हैं, या डिजिटल एसेट कहिए, वो आपकी मर्जी, आप उसको क्या कहते हैं। अगर ट्रेडिंग करेंगे और उससे कोई प्रॉफिट होगा तो हम टैक्स लेंगे। हजारों ऐसे केसेज हुए हैं, हजारों ऐसे केसेज हुए हैं कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, आपके वॉलेट में पैसा आया और आपका वॉलेट ही गायब हो गया। बिल्कुल हुआ है। क्रिप्टो जो करेंसी के बड़े बड़े एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज गायब हो गए। तो और इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट ने उसको करेंसी के रूप में इजाज़त नहीं दी है। तो अगर आपका पैसा चला गया तो आप जाइए, क्योंकि न कोई रेगुलेटर था। गवर्नमेंट के भी तरह तरह के एडवाइस आते हैं, RBI के भी एडवाइस आ चुके हैं कि भाई आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। सरकार की सहमत नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में आप इन्वेस्ट करें। आप करिए, कमोडिटी के रूप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट होगा तो हम टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट का बस इतना ही मतलब है। अब पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा। तो मेरा ये सबको सलाह है कि क्रिप्टो में कतई इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका वॉलेट भी गायब हो सकता है, पूरा एक्सचेंज भी गायब हो सकता है। जिस एक्सचेंज पे आपको गर्व है वो BSE नहीं है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। वो कुछ लोगों ने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है जो कल गायब हो सकता है। आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपये का गायब हो सकता है, हो चुके हैं। हजारों लाखों लोगों के पूरी दुनिया में पूरा वॉलेट गायब हो गया, पूरे एक्सचेंज गायब हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपका अपना रिस्क है। और मैं तो एज ए पुलिस अफसर मैं एडवाइस करता हूँ कि क्रिप्टो में कतई इन्वेस्ट ना करें। व्हाट्सएप पे जब हम जो प्राइवेट चैट्स करते हैं, जो हमारी बातें होती है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है कि आपको नहीं शेयर करनी चाहिए अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स या कुछ भी, क्योंकि वो आपका फिर साइबर में क्राइम में यूज़ हो जाता है। या जब हम कॉल्स पे भी बात करते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम कॉल्स पे बात करते हैं, वो ऐड हमें फेसबुक पे दिखने लगता है, व्हाट्सएप पे दिखने लगता है। तो क्या इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हैकर्स भी करते हैं, आपके डेटा को वो चुराते हैं, और कैसे चुरा लेते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये AI का ज़माना है, और चूँकि आपने जब व्हाट्सएप डाउनलोड किया है तो उसको ये आपने परमिशन दिया है कि वो आपके डिवाइस का, पूरे मोबाइल फ़ोन का एक्सेस लेगा, माइक्रोफोन का एक्सेस लेगा, वीडियो कैमरा आप वो खुद ही परमिशन लेता है, और आप दे भी देते हैं कि वीडियो कैमरा का एक्सेस नहीं है, पूरे आपकी फ़ोटो गैलरी का आपने एक्सेस नहीं दिया, दीजिए। आपने कैमरे का एक्सेस नहीं दिया है, दीजिए, नहीं तो आपका साउंड बाइट्स कहीं नहीं जाएगा। तो आप धड़ाधड़ देते जाते हैं। अब जब आप बोल रहे हैं, आपने एक बार परमिशन दे दिया, और जब आप कोई बोल रहे हैं तो वहाँ भी तो AI एलेक्सा है, वहाँ पे तो सीरी काम कर रही है। तो उसने सोचा, और जैसे आपने कहा कि म्यूजिक सिस्टम, तो उसने तुरंत ढेर सारी म्यूजिक सिस्टम कंपनियां जो हैं वो आपको ऐड देना शुरू कर दें। आपने कहा कलकत्ता हमको जाना है यार घूमने, जाना फ्लाइट, आपने सर्च किया, फटाक से सारे फ्लाइट्स के ऑप्शन आपको आने से। क्योंकि आखिर व्हाट्सएप को क्या आप दे रहे हैं, आप उसको पैसा तो दे नहीं रहे हैं। तो ये जब आप पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं तो व्हाट्सएप के लिए आप ही प्रोडक्ट हैं, वो आप ही को बेचेगा। आपको बेचेगा मतलब आपके प्रेफरेंस, आपके शौक़, आपकी ज़रूरतें, इसी को बेचेगा। कंसर्न कंपनियों को बताएगा यार ये त्रिवेणी सिंह है, इनको ये साइबर क्राइम की बुक्स चाहिए, तो ढेर सारे बुक्स के ऑप्शन आने लगे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ये साइबर क्राइम की स्टोरीज करना चाहते हैं, तो ढेर सारे फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनियां जो है आपको करना लगेगी, हम भी बनाते हैं। क्योंकि आखिर वो प्लेटफॉर्म आखिर आपको फ्री में कोई चीज़ क्यों देगा? दुनिया में नथिंग इज़ फ्री, कोई फ्री लंच नहीं होता।
उसके एवज में आपको कुछ देना है। तो अगर आप फ्री में कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो ये तय जानिए कि आपकी कुछ चीज़ें वो बेचेगा और पैसा कमाएगा। तो ये अब आपको सोचना है कि हमको अपनी सिक्योरिटी कितनी कंप्रोमाइज़ करनी है, और ये जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे कितने काम का है। क्या मैं सब कुछ अपना दे के बेच के सारी इज्जत प्रतिष्ठा सारा अपने से रिलेटेड सारी सूचनाएं दे करके ये मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ? तो ये आपकी मर्जी, आपको सिक्योरिटी और कन्वीनियंस दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होते रहेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी ही इन्फॉर्मेशन, आपके ही फ़ोटो और आपके ही वार्तालाप और चैट आपके लिए एक दिन मुसीबत बन जाएगा। ये हो रहा है सर, आज ये हो रहा है। आपने आईपीएस के तौर पे भी बहुत से अपराधियों को पकड़ा, बहुत आपने काम किया। आज आप साइबर क्राइम को देख रहे हैं, आप एफसीआरएफ के चीफ मेंटोर हैं, आपने साइबर क्राइम एसपी, एज एसपी भी आपने काम किया है, सेवा दी है अपनी। कौन से अपराधी आपको ज़्यादा खतरनाक मतलब खतरनाक लगते हैं कि ये तो है ज़्यादा खतरनाक, उनको तो पकड़ा भी जा सकता था और उनको नहीं पकड़ा जा सकता है? देखिए साइबर क्राइम इंडस्ट्री आज की डेट में जिस तरह से उभर के आ रही है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। खतरा क्यों बना हुआ है कि मैं लखनऊ में था, एसपी साइबर क्राइम था, और एक बैंक से 146 करोड़ रुपया साइबर अपराधियों ने अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। 146 करोड़ 146 करोड़। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि अपराधियों ने नए नए तकनीक इस्तेमाल करके पूरा एटीएम हैक कर लिया, पूरे एटीएम से पैसा अपने आप निकलने लगा। पहले एटीएम मशीन को तोड़ते थे बदमाश, अब तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेक्नोलॉजी की समझ है और आपके पास टूल है तो आप टूल से कमांड एटीएम को देकर के पूरा का पूरा पैसा निकाल रहे। और हुआ है, इस तरह की घटनाएं उड़ीसा में हुई है, कोलकाता में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में पूरे बैंक का एटीएम कंप्रोमाइज हुआ और 94 करोड़ रुपया दूसरे देशों में निकला। मतलब एटीएम कंप्रोमाइज यहां होता है, पैसा दूसरे देशों में निकल रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके बदमाश हजारों करोड़ रुपये कमा रहे हैं। रैंसमवेयर अटैक, एक आपको मालवेयर भेजते हैं सब, और पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ऑल इंडिया मेडिकल साइंस पे अटैक हुआ, न उनका आईपीडी, न किसी का एडमिशन हो पा रहा है, न कोई डिस्चार्ज हो पा रहा है, न मेडिसिन दिख रहा है, न कुछ भी, सब मैनुअल उतरना पड़ा। 8-10 दिन तक लगातार पूरे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस को मैनुअली काम करना पड़ा है। इस तरह का साइबर अटैक या फिरौती के लिए रैंसमवेयर अटैक हुआ, और फिरौती भी बड़े लेवल पे मांगी जा रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर अटैक हुआ, और जिन लोगों ने 6 महीने में जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी सबके बुकिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि बैकअप रखा ही नहीं था और ना कोई बुकिंग नहीं हो पा रही थी। फिर मैनुअली सबको आकर के और ये काम करना पड़ा। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, और फिर वही पुराने ढर्रे पे आपको हाथ से लिखना पड़ रहा है। तो ये जो साइबर अपराध हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, और इसका समाधान पुलिस के पास आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में नहीं है। मैंने इंडिया की पुलिस के पास तो नहीं है, फ्रैंकली मैं बताऊं, कि किसी भी रैंसमवेयर अटैक हो, क्योंकि जितने भी रैंसमवेयर अटैक इंडिया में हुए हैं आज तक किसी को पता ही नहीं है कि ये बदमाश इसके पीछे कौन था, और ये पैसा जो क्रिप्टो कॉइन में मांगा जा रहा है, जो बिटकॉइन में पैसा ये पैसा कहाँ गया ये तक पुलिस नहीं पता कर पा रही है। हाँ, निश्चित रूप से इंटरनेशनल एजेंसी जो इंटरपोल है, या अमेरिका की संस्था FBI है, या यूरोप की संस्था यूरोपोल है, ये लोग ज्वाइंटली मतलब कोऑर्डिनेटेड कई देश एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तब इसमें सफलता मिलती है। कई बार ऐसा हुआ कि यूरोपोल ने अभी 6 दिन पहले भी बहुत बड़ा इस तरह का सिंडिकेट जो रैंसमवेयर पे काम करते थे उनको तोड़ा। या अभी कल की न्यूज है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म था उसको करीब 8-10 कंट्री मिल करके एक साथ बस्ट की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो साइबर क्राइम की दुनिया है, जो इतना स्मार्ट होती जा रही है, जो इतना टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है, इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी बने, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अलग से इसके लिए बना है, जैसे इंटरपोल बना है। इंटरपोल तो हर चीज पे काम करता है। एक अलग से एंटिटी बने जो सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम के लिए बने, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम में हो।
अभी हमको जरूरत है तो अभी यूरोप से बात हो जानी चाहिए, अभी हमको जरूरत है तो अभी अफगानिस्तान से बात हो जानी चाहिए, चाइना से बात होनी चाहिए, उस सूचनाएं आ जानी चाहिए, तभी आप इस पे कार्रवाई कर पाएंगे, वरना ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होता जा रहा है साइबर क्राइम। आज इंडिया की पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि साइबर क्राइम जैसे अपराध को होने के बाद इसके बारे में पता कर पाए। तो आपको क्या लगता है सर कि जब पुलिस की भर्ती हो या जब इसके लिए एग्ज़ाम्स हो तो किस तरीके की टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए हमारे जवानों के पास जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, कि उनके पास ये नॉलेज हो कि वो ऐसे अपराधियों को पकड़ सके? देखिए, दो मुद्दा है। एक तो लीडरशिप होती है, जो सीनियर लेवल पे आईपीएस बनते हैं या डीएसपी बनते हैं, और दूसरा जो ग्राउंड पे काम करने वाले कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो काम करने वाले। मेरा मानना है कि कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस की भर्ती तक अगर कोई आदमी साइबर पुलिस अफसर बनना चाहता है, साइबर कांस्टेबल बनना चाहता है, साइबर का आईपीएस बनना चाहता है, तो उसको अलग ही विधा, उसका क्वालिफिकेशन ही अलग होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर साइंस में एमएससी होना पड़ेगा या बीएससी होना पड़ेगा, आपको फॉरेंसिक में बीएससी होना पड़ेगा, आपको साइबर लॉ में आपके पास स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। मतलब इस तरह की कुछ क्राइटेरिया, कंप्यूटर साइंस में आप कोई कोर्स किए हो, एमसीए किए हो, बीसीए किए हो, एक क्राइटेरिया हमको डिसाइड करना पड़ेगा टेक्निकल, कि मिनिमम ये पेपर रहेगा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, वरना आप संस्कृत और समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के लड़के से उम्मीद करेंगे कि वो आकर के नौकरी में टेक्नोलॉजी पढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी इतना आसान चीज़ नहीं है। मैं 15 साल से टेक्नोलॉजी पढ़ता हूँ, तो दिन रात मुझको अपडेट होना पड़ता है। अगर मैं 2 दिन ना पढ़ूँ तो मैं काफ़ी पीछे छूट जाऊँगा टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो जब टेक्नोलॉजी इतना रोज हर मिनट इवॉल्व हो रही है, तो आप सोचेंगे कि पुलिस अफसर टेक्निकली साउंड हो जाए, उसके पास कहाँ टाइम है। उसकी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी मर्डर, डकैती, लूट है। बात भी सही है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या होती है पुलिस के सामने। उसके बाद जो हार्ड क्राइम है, ये लूट है, डकैती है, मर्डर है, रेप है, हम उस पर अपनी एनर्जी वो करेंगे, या साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला समाज में। हाँ, लोगों के पैसे जाते हैं, लेकिन पुलिस के प्रायोरिटी में इसीलिए नहीं आ पाता। और 99% साइबर क्राइम में पुलिस के अफसर इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्राइम हुआ सबसे बड़ी कैसे, बात है। उनको यही नहीं पता। और अगर समझ भी आता है तो उनको सूचनाएं जो चाहिए केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो मिल नहीं पाता। न बैंक से सूचना मिल पाती है, न आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उससे सूचना पाती है, न फॉरेंसिक कोई सूचना आपको रियल टाइम में तो थक करके लोग छोड़ देते हैं केस। इसीलिए 99% केस का अनावरण इंडिया में हो ही नहीं पाता है, हो ही नहीं पाता है। यानी कि इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत हो जो कि स्पेशली आईटी एक्सपर्ट्स हो और इन चीज़ों को क्रैक कर पाए। बिल्कुल, इसके लिए अलग एक कैडर क्रिएट करके उसको आईटी कैडर नाम रखिए, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कर दीजिए, साइबर सिक्योरिटी ब्रांच कर दीजिए। हर स्टेट में अलग अलग नाम से लोग धीरे धीरे इस तरह के डिपार्टमेंट्स खोल भी रहे हैं। तो मेरा मानना है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि नेशनल लेवल पे एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन का काम देखे, और उसी के वर्टिकल्स जो है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थाने लेवल पे रहे, ताकि वो एक सेपरेट कैडर है। उसमें जो टेक्नोलॉजी के डोमेन में जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे, सिर्फ उन्हीं को रिक्रूट किया जाए। ये ज़रूरी है ताकि चीज़ें बदल पाए। जो साइबर क्राइम करते हैं ना, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, तभी वो आईटी की नॉलेज रखते हैं, तभी वो इन्फॉर्मेशंस की नॉलेज रखते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है उनको कि उनको साइबर क्राइम करना पड़ता है? क्या हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि जिस वजह से अच्छे खासे युवा जो हैं वो साइबर क्राइम एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, या फिर इम्पेशेंट है, पैसा कमाने की होड़ है? देखिए, इसके पीछे तो मैं ये मानता हूँ कि इम्पेशेंस जो है, कि हमको इजी मनी चाहिए, थोड़ा सा मेहनत और रिटर्न अच्छा। तो आज की युवा पीढ़ी सोचती है कि ऐसे ही काम करते हैं कि बहुत कम टाइम में स्टार्टअप मिल जाए, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाए, बड़े बंगले हो जाए, फॉरेन के ट्रिप्स करें। ये जो एक पीछे बच्चों में एक इस तरह की होड़ लगी हुई है ना, वही ज़्यादातर साइबर क्राइम में उतर रहे हैं। मेरा मानना है, मैं इस तरह के जितने साइबर क्रिमिनल्स हैं उसको बताना चाहता हूँ, मैं खुले तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस चाह दे और एक्सपर्ट्स की मदद ले ले, दूसरे देश से उसको सहयोग मिल जाए, या जितने भी इस तरह के इंटरमीडियरीज हैं जो स्टेक होल्डर, सबसे मदद मिल जाए, तो कोई दुनिया में साइबर क्राइम ऐसा नहीं है जो क्रैक ना हो, और कोई ऐसा साइबर अपराधी है जो बच जाए। ये मैं जानता हूँ, ये पुलिस अफसर, इतना मैं जानता हूँ कि अगर आपने साइबर अपराध किया है तो 100% अगर पुलिस के पास स्किल है, नॉलेज है, समझ है, ढेर सारी सूचनाएं चारों तरफ से मिल गई है, तो आप बच नहीं सकते।
तो जो नई पीढ़ी है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे दूर रहें, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं उसका एक डिजिटल स्टैम्प तैयार होता है, डिजिटल एविडेंस आप क्रिएट करते हो, और ये डिजिटल एविडेंस हमेशा बना रहता है। अब ये जरूर है कि आज के डेट में पुलिस के पास एक्सपर्टीज नहीं है या टाइम नहीं है या रिसोर्स नहीं है, तो आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा, वरना अगर किसी दिन इस तरह का रिसोर्स, टाइम और समझ आ जाएगी तो आप पकड़े जाएंगे और फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। अब देखिए ना, जो बाहर रहते हैं फॉरेन में, जितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, उसको संभालने वाले 60% तो इंडियंस है। आईटी का काम इंडियंस कर रहे हैं। अगर उनको इंडिया में ही सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर साइबर क्राइम तो बहुत जल्द हम चीज़ों पे पकड़ पा लेंगे, और शायद एक तरीके से हो जाए कि सब कहें कि 5% ही अब साइबर क्राइम बचा है, अगर सही तरीके से लाइन अप हो जाए तो। खैर, आपको साइबर सिंघम कहा जाता है, आपका नाम जो है उसके आगे साइबर सिंघम लगाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है सर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं एसपी साइबर क्राइम था तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हम साइबर क्राइम में एक सीरीज करना चाहते हैं, और उसका नाम उन लोगों ने ही सजेस्ट किया कि इसका नाम है साइबर सिंघम, और आप ही से इंस्पायर होकर के ये सीरीज शुरू हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में आप साइबर क्राइम के केसेस सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं, आप हम लोगों से शेयर करें, और हम जनता की जागरूकता के लिए इस तरह की एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं, छोटे छोटे एपिसोड लाना चाहते हैं, ताकि जनता जागरूक हो सके, एक लोगों में मैसेज आए और साइबर अपराध से बचें। तो उन लोगों ने कहना शुरू किया कि चूंकि आप ही साइबर सिंघम है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से नहीं, ये मैंने नाम सुना जो भी है है, साइबर सिंघम के रूप में उभर के आया कि नहीं मैंने सुना भी है कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल था। एक दो केसेस हमारी जनता को सर, कि जो आपके समय में एक चैलेंज था लेकिन आपने किया उसको देखिए, सॉल्व। वो जो बैंक का केस मैंने आपको बताया, जिसमें 146 करोड़ रुपया बदमाश अपने अकाउंट में लेके चले गए, तो वो केस बहुत ही कठिन था। वो सामान्य पुलिस की समझ के बाहर की चीज़ थी, लेकिन चूंकि मेरा 10-15 साल से मैं इस पे काम कर रहा था, मुझको बैंकिंग इंडस्ट्री के जितने प्रोसेस हैं वो भी समझ में आ रहा था, और बदमाश क्या कर सकते हैं। जैसे उसमें कीलॉगर लगाया था, जनता के लिए मैं बताऊं, बहुत ही तकनीकी रूप से कठिन है कि उसने कीलॉगर लगाए थे, रिमोट एक्सेस टूल लगाए थे, बाहर से उन्हीं के स्विच में जाकर के लैपटॉप लगाए थे, एक आईपी बाहर से कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने लगाया था, और इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो काम किए थे कि ये साधारण पुलिस के समझ का नहीं था। तो हमारे लिए चैलेंज भी था। हमने उस केस को पूरा का पूरा पैसा बैंक के अकाउंट में लाया गया, 14 लोगों को मैंने अरेस्ट किया। तो और दूसरा एक केस ये था कि जो आज की डेट में आप गूगल पे देखते हैं, पार्ट टाइम जॉब के नाम पे ढेर सारे एड्स आते रहते हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं कि आप केवल लाइक करिए और आपको हम पैसा देंगे, आप इस तरह की वीडियो है इसको सिर्फ लाइक करिए, फॉलो करिए तो हम आपको पैसा देंगे। ये बहुत बड़ा रैकेट है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गूगल पे कोई एड आया है कि आप ये लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए तो हम आपको पैसा देंगे, तो आप 100% जानिए कि वो फ्रॉड है। कि लाखों की संख्या में बदमाशों ने अपना एड गूगल पे दे रखा है, पैसा देके गूगल को पैसा देते हैं और अपना एड चलवाते हैं, और आप समझते हैं कि गूगल पे जो एड दिख रहा है वो सही है। हकीकत ये है कि वो इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसके पीछे सब साइबर अपराधी हैं। पार्ट टाइम जॉब के नाम पे आपको ढेर सारे ऑफर आते हैं, सोशल मीडिया पे, आप चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, टेलीग्राम पे हो, ढेर सारे आपको ऑप्शन आते हैं कि आप जो है ये करिए, पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए और आपको पैसा मिलेगा। वो सब उसके पीछे साइबर अपराधी हैं। तो और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, उसके पीछे भी साइबर अपराधी हैं। तो ये तीनों केस, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की तरह तरह की स्कीम और पार्ट टाइम जॉब को जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन मैं 2.5 लाख रुपये से शुरुआत किया था, सिर्फ एक लेडी का, बरेली की एक लेडी थी, उसका 2.5 लाख रुपया गया था। जब मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 4400 करोड़ रुपये का ये ठगी है पूरे ऑल इंडिया से, और 4400 करोड़ रुपया को आगे मैं बढ़ा तो फिर मुझे जानकारी हुई कि इसमें 90 से 95% पैसा चाइना जा रहा है, और चाइना के लड़के कर रहे हैं। और जब और डिटेल मैंने मंगवाया तो पता चला कि चाइना के 20 से 25 साल के 6-7 लड़के ये पूरा कर रहे हैं, चाइना में बैठ के कर रहे हैं। तो बताइए, इंडिया के विक्टिम जो पीड़ित हैं वो इंडिया के हैं, एड आपको गूगल से मिल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, आप उस पर यकीन कर ले रहे हैं और आप समझ रहे हैं हम पार्ट टाइम जॉब के नाम पे पैसा कमाने जा रहे हैं। शुरुआत में आपको पैसा भी मिलेगा, आपको 100 की जगह पे 200 मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, 10,000 की जगह 15,000 मिलने लगेगा, आपको लगेगा ये तो बहुत ही सही है।
पैसा भी मिल रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा भी आ रहा है, लेकिन जब यही पैसा, जब आप इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो पता चला कि ना आपको पैसा मिलेगा, ना कुछ, ना आपका फ़ोन कोई फ़ोन उठाएगा, और जो आपका वॉलेट दिख रहा था, जो पैसे का हिसाब, वो वॉलेट भी गायब हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये कर रहे थे चाइनीज़। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया, और फिर हर जगह लोग जो केसेस इन्वेस्टिगेट किए, और पता चला कि ये तो चाइनीज़ हैंडलर्स हैं, और यहीं के म्यूल अकाउंट्स, यहीं के लोगों के नाम पे सिम, जो गरीब लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनके नाम पे सिम भी निकला है, जो गरीब लोग हैं उनको पता नहीं कि हमारा अकाउंट बदमाश यूज़ कर रहे हैं, और उसका कुछ हिस्सा 5% 2% हमको दे दे रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उन्हीं के अकाउंट्स और उन्हीं के सिम यूज करके सारे अपराध किए जा रहे हैं, और चाइना से किए जा रहे हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि देखो, हमने ये केस इन्वेस्टिगेट किया, लाखों लोग बचे, क्योंकि उस केस की जब स्टोरी अखबार में छपती है, या जब हम लोगों को बताते हैं स्कूल कॉलेज या अवेयरनेस कैंपेन में बताते हैं, तो लोग जागरूक हो जाते हैं कि नहीं, ये पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं ये लाइक्स और फॉलो के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। जब हम बताते हैं तब उनको लगता है ये तो हमको भी ऑफर आया था और मैंने भी कुछ इसमें खोया। और यही वजह से, इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में पड़ करके आज ये पूरी जो फ्रॉड इंडस्ट्री है, जो साइबर क्राइम इंडस्ट्री है, 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया पब्लिक का जा रहा है बदमाशों के अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है सर। एक आखिरी सवाल आपसे, आप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन आप जुड़े हुए हैं, बाकायदा चीफ मेंटोर, आप इसके थ्रू लोगों को हेल्प करते हैं। मिशन क्या है आपका? किस तरीके से एफसीआरएफ काम कर रही है? किस तरीके से फॉरेंसिक काम जो है साइबर क्राइम को लेके वो किया जा रहा है, और आगे आपका क्या विजन एंड मिशन है? देखिए, ये जो मेरा फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन है, इसके 3-4 इम्पोर्टेंट मिशन है। नंबर 1, हम गांव लेवल तक अपने वॉलंटियर, जो हमारे फ्यूचर क्राइम वॉरियर, हम गांव लेवल तक बनाना चाहते हैं। करीब 700 आज की डेट में हमारे फ्यूचर क्राइम वॉरियर हैं जो काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका एक्सपेंशन, इसका विस्तार जो है गांव लेवल तक जाए। एक ऐसे लड़के को हम मास्टर ट्रेनर बनाना चाहते हैं जो गांव में खड़ा हो जाए, लोग कहें कि ये फ्यूचर क्राइम वॉरियर है, और सबको साइबर के प्रति जागरूकता क्रिएट करे कि देखो, आप ऐसे अगर करोगे तो आप फंस जाओगे। तो जो साइबर क्राइम की जागरूकता है, ये गांव-गांव तक पहुंचे, एक तो नंबर 1 मेरा मिशन है। और इसीलिए ये मेरा फाउंडेशन है, एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, जिसको हम लोगों ने बनाया है, जिसको मैं लीड करता हूँ। दूसरा हमारा ये काम है कि पुलिस को और कारपोरेट को ट्रेनिंग हम देना चाहते हैं कि ये अगर साइबर क्राइम हो जाए तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पुलिस को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आज की डेट में, और कारपोरेट सेक्टर को भी दे रहे हैं। दूसरा, अगर साइबर क्राइम हो गया तो ये तो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, फॉरेंसिक कैसे करेंगे? तो हमने डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पांस की सर्विसेज शुरू की। तो एल्गोरिथा हम लोग का प्रोडक्ट का नेम है, और उसका ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा क्राइम हो गया तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को बुलाइए, एक्सपर्ट्स जाएगा और एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर काम करेगा, और उसके पास ढेर सारे मशीनें हैं, टूल्स हैं, वो ले जा करके वहाँ से डेटा निकालेगा और आपको बता देगा। आप एक तो आपको बचाएगा, आपके फिर से आपके पूरे सिस्टम को अप करेगा, चालू करेगा, उसके एवज में वो पैसा लेगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों का है, एक तो अवेयरनेस, दूसरा ट्रेनिंग वर्टिकल, और तीसरा ये फॉरेंसिक सर्विसेज जो हम कारपोरेट को, बड़े बड़े बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस को, कारपोरेट को हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये 3 वर्टिकल पे हम लोग काम करते हैं, और यही हमारा फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन का मोटो और हमारा मोटिव है। और इसी की वजह से मैंने पुलिस से रिजाइन करके मैंने सोचा कि अपना कुछ शुरू करते हैं और बड़े मिशन की तरफ काम करते हैं। अभी हमारे दायरे लिमिटेड हैं। अब मैं आज फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन का चीफ मेंटर हूँ। मैं पैन इंडिया का, मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकता हूँ। मैं आज की डेट में फ्री हूँ, और जो मैं पहले काम कर रहा था उससे कई गुना मैं काम आज की डेट में कर रहा हूँ। नए नए इनिशिएटिव, नए नए पहल लेकर के मैं आता हूँ। मैं खुद डिसाइड करता हूँ। पहले डिसाइड कोई और करता था, हमारी पहल को कोई रोक देता था, या हमको लगता था कि जिस तरह से हमको करना चाहिए उस तरह का हम तंत्र हमारे साथ नहीं है। तो मैंने त्याग पत्र दिया और मैंने अपना मिशन, और वही मैं जैसे बतौर एसपी साइबर क्राइम का आपको करता था, आज मैं फाउंडेशन के हेड के रूप में उसी साइबर क्राइम डोमेन में ही जो मेरा एक्सपर्टीज है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, और बड़े हित में काम कर रहा हूँ।
देश हित में काम कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय हित में काम कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप जैसे लोग सर आगे नहीं आएंगे ना, तो देश में जितने लोग, एक आम आदमी है जो बहुत मुश्किल से पैसा कमाता है, उसका पैसा डूबता है और अभी भी डूब रहा है। लेकिन अगर आप जागरूक कर रहे हैं तो ये भी असर दिख रहा है कि अब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं रुक रही है और लोगों को पता चल रहा है कि ये गलत है और कहीं मैं ट्रैप में फंस रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और आई होप कि आपको भी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको कहाँ नहीं फंसना है, कौन से ट्रैप में नहीं फंसना है। और अगर आपको लगता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन का आप शिकार हो रहे हैं, OTP आपसे मांगा जा रहा है, तो आप चला के दिखा करके उनके नंबर पे, जिस नंबर से आपको कॉल आया है या जो भी है, सीधे आप उसको लेकर पहले 1930 में कॉल करें, संपर्क करें, अपना कंप्लेन करें। और अगर आपको सहायता लेना है तो आप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशंस के पास भी जा सकते हैं, जहाँ पे हर वॉरियर, हर साइबर वॉरियर आपके लिए है और आपको साइबर क्राइम से फ्री करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए लोगों के साथ। और फिर से मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं है, विदाउट फ़िल्टर बात होती है, इसीलिए इसका नाम है एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड। धन्यवाद।